भाई झारखंड के अंदर जो जेई काम करते हैं, खासकर झारखंड सरकार के अंदर जो भी काम करते हैं, उनकी वर्किंग प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या वर्कलोड रहता है, सैलरी क्या उनको मिलती है, डिपार्टमेंट की हायरार्की कैसी रहती है, कौन कौन से पोस्ट ऊपर नीचे होते हैं, और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उनके पास पावर्स कितने होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इन सब पे आज हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग जेई हूँ झारखंड गवर्नमेंट के अंदर, तो जो भी जानकारी मेरे पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मुझे मिलती है, सारी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। और आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे इसके रिगार्डिंग, जो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि वहाँ कैसा रहता है, वर्कलोड वगैरह कैसा रहता है, क्या हम जॉब के साथ और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं नहीं। तो इसके बारे में हम बढ़िया आज विस्तृत जानकारी के साथ बात करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए, इन तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई भी फिर भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी झारखंड के अंदर जो भी जेई काम करते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? उनका सिलेक्शन होता है मेनली जेएसएससी जेई के थ्रू, है ना। जेएसएससी जेई ने ये कमीशन जो सेलेक्ट करता है, वहां से जेई सेलेक्ट होकर के जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि हायरार्की कैसी है, सबसे ऊंची पोस्ट किसकी है, सबसे निचली पोस्ट किसकी है। तो देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे जो ऊंची पोस्ट होती है वो किसी न किसी ऐसी होती है जो मिनिस्टर होता है, उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है ना। तो यहाँ भी सबसे ऊपर कौन बैठता है? सबसे ऊपर मिनिस्टर साहब, मंत्री जी बैठते हैं, है ना। फिर उनके नीचे कौन बैठता है? सेक्रेटरी बैठता है। ये सेक्रेटरी कौन होता है? ये एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है ना। कि जो कि मंत्री जी क्योंकि पूछेंगे तो डायरेक्टली इंजीनियर से बात तो कर नहीं सकते, मतलब हो सकता है उनको टेक्निकल वर्ड समझ में ना आए, तो उनको कौन समझाएगा? उनको ये आईएएस ऑफिसर इनकी बातें समझाएगा। फिर उनके नीचे कौन होता है? उनके नीचे होता है इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ ये हेड होता है चीफ इंजीनियर्स का, है ना। ये इंजीनियर इन चीफ होता है। फिर आते हैं चीफ इंजीनियर्स। अब देखिए, कोई भी स्टेट है वो बहुत सारे जोन्स में बटा हुआ होता है ना। जोन्स के अंदर देखिए, सबसे ऊपर जोन्स होते हैं, जोन्स के अंदर होते हैं सर्कल, सर्कल के अंदर होता है डिवीजन, और डिवीजन के अंदर होता है सब डिवीजन। ठीक, तो देखिए, जो ये चीफ इंजीनियर होता है ये एक जोन का होता है, ये या एक से ज्यादा जोन्स का भी हो सकता है, मेनली ये जोन्स का होता है ना, ये जोन्स जोन में बैठता है। और इसके नीचे जो होता है चीफ इंजीनियर के नीचे होता है एसई, एसई को बोलते हैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, है ना। ये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर इसे बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये सर्कल के अंदर होता है। सर्कल को जिसे हिंदी में अंचल भी बोलते हैं, ये सर्कल ऑफिसर होता है ना। इसे एज अ सीओ के इक्विवेलेंट ये पोस्ट ये मानी जाती है ना। ये जो एसई होता है, एसई के अंदर होता है, देखिए एसई के नीचे होता है फिर ई होता है ना। ये डिवीजन में काम करते हैं। ये डिवीजन वो डिवीजन नहीं है जो संभाग वाला होता है डिवीजन, है ना। ये डिवीजन एक अलग डिवीजन है। यहाँ का जो डिपार्टमेंट के अंदर इनके अलग तौर तरीके हैं, तो यहाँ उनको डिवीजन में अलग अलग जगह को बांटा है, उसके अकॉर्डिंग है ये, है ना। तो ये डिवीजन में बैठते हैं। फिर उसके नीचे जो बैठते हैं, उसके नीचे जो होता है वो होता है एई, या इसको कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, है ना। एसडीओ भी बोलते हैं ना। एसडीओ लेवल का जो पोस्ट होता है वो एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर। और एई के नीचे जो काम करते हैं वो होते हैं जेई। देखिए, जो वर्किंग काम होता है मेन, जिसको देखते हैं, वो काम करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि एग्जीक्यूशन करवाता है। इसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन करना तो सबको एग्जीक्यूशन ही है, बट ये है कि जो ये सभी अधिकारी हैं, ये मतलब कागजी ही देखते हैं, फील्ड पे कम ही आते हैं, फील्ड पे कम ही उतर के देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतने सारे काम होते हैं, कागजी कार्रवाई के इतने काम होते हैं, इनको शायद ही कभी फील्ड पे उतरने का मौका मिलता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा फील्ड पे कौन रहता है? फील्ड पे सबसे ज्यादा सब कुछ फील्ड का जेई करता है। ए कभी कभी आके चेक करता है, और ई तो मान लो उस प्रोजेक्ट में श्री गणेश करने आ गया है, लास्ट में उसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसका फाइनल जो वो करते हैं ना, फीता काटते हैं, उस कार्यक्रम में आ गया, तो ये मान लो बहुत बड़ी बात है। ई का केवल इतना रोल होता है टेक्निकल, उसमें अगर हम देखें तो इसमें मेन काम कौन करते हैं एग्जीक्यूशन में? ए और जेई ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसी हायरार्की होती है।
चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। यार इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है? तो देखिए आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर जो जेई की पोस्ट है उसकी जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये फिक्स की गई है। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में जो ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बनती है। जैसे सबसे मेन होता है बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है यहाँ होता है 35,400 रुपये। ठीक, ये बेसिक हो गया आपका। फिर होता है बेसिक पे होता है डियरनेस अलाउंस, है ना, डियरनेस अलाउंस होता है। ये बेसिक का 38% अभी मिल रहा है, पहले 34% मिलता था, अब 38 कर दिया गया है, और आगे अब इसे बढ़ा के 42% कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसका 42% जोड़ लीजिए, 35,400 प्लस डीए, अब जोड़ लीजिए, प्लस एचआरए जोड़ लीजिए। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, या हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि रहने का जो भत्ता मिलता है, किराया भत्ता मिलता है, उसको बोलते हैं। ये कितना होता है? तो ये भी आपका अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग सिटीज पर, आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, है ना। जैसे एक्स क्लास की सिटी है, वाई क्लास की सिटी है और जेड क्लास की सिटी है ना। तो मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी अलाउंस है उसमें अलग अलग डिफर करता है। तो जैसे एक्स क्लास की है उसमें 27% है, वाई क्लास की है उसमें 18% है, जेड क्लास की उसमें 9%। तो इसमें आप बेसिक का जोड़ लीजिए, है ना, ये परसेंटेज जो होता है वो सबका बेसिक का ही होता है। तो प्लस इसमें आप टीए जोड़ लीजिए, है ना, टीए जोड़ लीजिए, है ना, टीए जोड़ लेते हैं। फिर सॉरी टीए नहीं, ये एचआरए है, तो टीए तो ट्रेवलिंग अलाउंस है, एचआरए है ये, है ना। फिर इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है, टीए भी मिलता है, वो भी जोड़ लीजिए। वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कैसा वर्क है उसके अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में ऐसा काम है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है ना। मान लो हो सकता है कि आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करके डेली जाना हो, क्योंकि साइट बहुत दूर दूर है, तो हो सकता है वहाँ फिर आपका टीए ज़्यादा बनेगा। और कहीं ऐसा है कि जहाँ आपको पास में ही 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपको काम करना, सारी साइट्स आपको वहाँ है, तो वहाँ आपको टीए कम मिलेगा, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एक जेई की जो सैलरी है, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है, मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ ना, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 50 के प्लस से जाती है और 65 के तक वैरी करती है, 50 से 65,000 तक वैरी करती है ना। जो ग्रॉस सैलरी जो होती है वो लगभग इतने के बीच में आती है, वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब 50 के से प्लस ही होती है सैलरी। ठीक, फिर इसमें जैसे मान लीजिए जो आपके टैक्स वगैरह डिडक्शन होते हैं, है ना, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद टैक्स लगता है, जैसे आपको पता ही होगा, तो टैक्स डिडक्शन तो फिर बाद में होते हैं, है ना। तो मैंने ओवरऑल आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि सैलरी स्ट्रक्चर लगभग कैसा रहता है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन था वो था कि भाई इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। चलिए इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले इसके पहले ये देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट का वर्कलोड किस में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जैसे आप जेई बन गए हैं, है ना, अब आप आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं कि आप एई की तैयारी करें या फिर और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, है ना। तो क्या आपको पढ़ने का समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस डिपार्टमेंट में वर्कलोड कितना है। अब अगर डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं, क्योंकि देखिए केवल ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे गए वहाँ काम करके आ गए, ये जॉब ऐसी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो, इसमें ऐसा रहता है कि आपको बहुत सारे प्रेशर झेलने होते हैं। जो यहाँ के काम का प्रेशर है वो रहता ही है, प्लस बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, आप ये समझिए, है ना। तो ये प्रेशर करने का तरीका हालांकि आपको सिखाया जाता है, आपकी जब ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और उसमें आपको इतने परिपक्व आप हो जाते हैं कि फिर आप इन प्रेशर्स को लाइट में लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड है वो है आरसीडी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, झारखंड का जो डिपार्टमेंट है। क्योंकि देखिए इसमें रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क है, इसमें ये है कि कभी भी मतलब हर जगह रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं नाली बन रही है, कहीं कुछ ड्रेनेज सिस्टम कहीं काम नहीं कर रहा है ना। तो हर जगह आपको इसमें लगे रहना, हमेशा लगे रहना, मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड है वो इसी डिपार्टमेंट में है ना। तो इसमें मैक्सिमम वर्कलोड है ना, मैक्सिमम वर्कलोड। ये जो वर्कलोड है वो है यूडीएचडी, अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि शहरीकरण में जो डिपार्टमेंट है। जैसे आपको पता है कि शहरीकरण में मतलब क्या है, आपको काम एकदम परफेक्शन होना चाहिए काम में, है ना। जैसे मान लो कोई गांव में अंदर काम हो रहा है, उसमें आपका काम में परफेक्शन नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई शहर में आप काम करवा रहे हो कि वहाँ सबकी नजर जा रही है,
तो यहाँ परफेक्शन होना चाहिए, प्लस काम में कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सबकी नज़र है ना। तो यहाँ भी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ यहाँ लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है, क्योंकि आप शहर में रह रहे हैं, है ना। तो आपकी लाइफ स्टाइल तो यहाँ अच्छी हो जाती है, प्लस वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक। ये फिर इनमें देखिए वर्कलोड जो काफ़ी कम होता है वो WRD में होता है ना। हालांकि और भी है, रूरल वर्क डिपार्टमेंट जो गांव के लेवल पे काम होते हैं, है ना। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है ना, जो पानी सप्लाई वगैरह का काम करते हैं ना, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह प्लांट वगैरह जिसके अंदर ऑपरेट होते हैं ना। WRD में क्या होता है कि WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहाँ की बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वाटर रिसोर्स की, जैसे कोई डैम बनना है, कैनाल बनना है, तो ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं बहुत लंबे चलते हैं, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए देखिए कोई एक डैम बन रहा है तो मिनिमम 5 साल उसको लगेंगे, 5 से 10 साल, है ना, कम से कम तो इतना लगेगा। अब ये है कि आपको इसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा, इसी को आप करवाते रहो, आराम से काम होता है, उसमें कोई खास प्रेशर नहीं होता, आराम से आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे काम इनमें ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, इन्वायरमेंटल इशू आ जाते हैं, काम रोक दिया गया, अब आप खाली बैठे हुए हो, है ना। तो ये मतलब कि आपको अगर ऐसा है कि काम नहीं करना है तो ये WRD है, WRD ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे हैं कि देखिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ छोटे आप छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ काम ज़्यादा है, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ काम कम है। तो अब जहाँ काम ज़्यादा हो कुछ आपको और बेनिफिट्स भी हैं कि आप ज़्यादा काम करवाते हो, ज़्यादा डिपार्टमेंट की नज़रों में आते हो, है ना, क्योंकि आपके पास वहाँ देखिए मॉनेटरी पावर आती है। मॉनेटरी पावर मतलब पैसे की पावर, है ना, मतलब आप ज़्यादा ज़्यादा काम करा के ज़्यादा ज़्यादा बिल पास करा रहे हो किसी का, है ना, या फिर मैक्सिमम काम करवा करके आप जो काम होता है एक्चुअल डिपार्टमेंट का वो कर रहे हो, है ना। क्योंकि देखिए हर हर डिपार्टमेंट को अलग अलग पैसे अलॉट किए जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट को कम पैसे अलॉटमेंट होता है, किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ बहुत सारे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग, अगर आपका फोकस है तैयारी करना, है ना, तो आप फिर ऐसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ वर्कलोड कम है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक। अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक जेई की, है ना। तो देखिए क्या होता है कि इसमें जेई की भी दो टाइप की इनकी पोस्टिंग होती है, एक फील्ड वर्क होती है या जिनको वर्क सी की पोस्ट कहते हैं ना, और एक होती है नॉन वर्क की, है ना, या ऑफिस वर्क, मतलब इसमें मेनली ऑफिस वर्क। फील्ड वर्क का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट को अगर जो फील्ड में जा करके वर्क कर रहा है ना वो मेनली फील्ड वर्क वाले में आ जाए, कोई डायरेक्ट उसमें इंडल्ज है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना। तो जैसे इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला काम होता है कि प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाना, एस्टिमेटिंग करना, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग, अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा तो उसका पहले प्राइमरी एस्टिमेट होता है जो कि रफ एस्टिमेट होता है, मतलब कि उसमें कोई एग्जैक्ट नहीं होता, पर लगभग ये होता है कि लगभग इतना खर्चा आ जाएगा, वो निकाल के देना, है ना। एक काम है, पहले जेई का काम है ना, फिर एई वगैरह उसको अप्रूव करते हैं, पर इनिशियल काम वो जेई करता है। दूसरा है कि डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाना एक्चुअली, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो इनको बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब इनको बनाना है। इनको क्या करना है, डेली सुपरविजन, डेली वहां जा करके, है ना, डेली सुपरविजन, या डेली नहीं तो मान लीजिए जितने दिन में जो भी एसओपी है, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी है कि आपको इस टाइम पे जाना है, कंक्रीटिंग के जो टाइम पे जाना है, या फिर जब फाउंडेशन खुद रही है उस टाइम पे जाना है, जो जो उसमें लिखा हुआ गाइडलाइंस में उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ फॉलो करते हुए डेली सुपरवाइज करना है उसको, कि काम जिस क्वालिटी से होना चाहिए उस क्वालिटी से हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उनको आदेश देना है या फिर काम को थोड़ा सा रोक देना है कि भाई यहाँ सुपर अच्छे से काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी में कमी है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तीसरा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जेई का जो वर्क है उसके अंदर है कि किसी भी प्रोजेक्ट की मेजरमेंट बुक को भरना। मेजरमेंट बुक को मतलब कि मेजरमेंट लेना, कितना काम हुआ है इसकी एक्चुअल जानकारी लेना, और इसको मेजरमेंट बुक होती है उसमें भरना, उसी से सब कुछ होता है, मतलब उसी मेजरमेंट बुक के थ्रू फिर किसी का जो भी ठेकेदार वगैरह है उनका पेमेंट होता है और उनको पैसा मिलता है अपने काम कराए गए का, है ना। इसको मेजरमेंट बुक भर को जेई देता है, इसको एई वेरीफाई करता है, तब जाके आगे पेमेंट होती है, ठीक। ये होता है। जो नॉन वर्किंग है इनमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी सामान वगैरह की जो डायरेक्ट खरीद बिक्री होती है ना, उसमें इंडल्ज होना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पुल बनना है तो यहाँ ये लगना है, तो अगर वहां से
डिपार्टमेंट के अंदर से खरीद बिक्री हो रही, या फिर मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ों की खरीद बिक्री हो रही, तो उनका जो लेखा जोखा अकाउंटिंग वगैरह काम है, अकाउंटिंग तो खैर अकाउंट का अलग से डिपार्टमेंट रहता है इसमें, लेकिन उनका सारा वर्क ये भी जेई काम करते हैं, इनको ऑफिस में बैठा दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड है, कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या है, पहले हमें अलग अलग डिजाइन पेश करनी होंगी। उसके लिए क्या है, कुछ जेई यहाँ रहेंगे, जेई यही ये मिल करके नए नए डिजाइन प्लान करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूशन में ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये लोग एग्जीक्यूट तब करेंगे जब कोई डिजाइन प्रॉपर फाइनलाइज हो जाएगा, है ना, तब वो एग्जीक्यूट करेंगे। सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए यही सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये वर्क हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई नया प्रस्ताव देना है, तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, ये भी आखिर जेई ही तो करेंगे मिल करके, है ना। तो वो भी यही करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देना है ना, किसी सरकार को देना है, सरकार के किसी ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स को देना है ना। डीपीआर और पीपीआर, है ना, ये बनाना इनका भी काम है ना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी से कंसल्ट करना है, तो वहाँ जो कंसल्टेंट वगैरह हायर करना है, ये भी सब काम मिल करके यही एई और जेई लोग करते हैं, जो कि नॉन वर्क्स में होते हैं, है ना। तो जहाँ तक मैंने जो समझाने की कोशिश करी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि मैंने लगभग सारे टॉपिक्स यहाँ से ले लिए हैं। फिर भी अगर आपके पास अभी भी कोई टॉपिक बचा हुआ है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, और उस कमेंट में हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।